नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी संस्कृत की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है संज्ञा प्रकरण, उसका अध्ययन चल रहा है। तो अभी तक की कक्षा में हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, पद संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, उपदा संज्ञा, टी संज्ञा इत्यादि कई संज्ञाओं का अध्ययन कर लिया है। तो आज की कक्षा में हम लोग उन संज्ञाओं, जैसा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने भू संज्ञा, घ संज्ञा इत्यादि, निष्ठा और शत संज्ञा इत्यादि संज्ञाओं का अध्ययन कर लिया था। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारी बची हुई संज्ञाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उसमें अजय गौड़ हैं, पूनम कुंज हैं, शशिधर मिश्रा जी हैं, आशुतोष गुप्ता जी हैं, विपुल हैं और हमारे साथ शैलेंद्र मौर्य, ऋचा ओझा जी हैं, पूनम कुंज भावी शिक्षिका जी हैं, कामिनी देवी जी हैं, अजय गौड़ है, दीपक कुमार है, प्रद्युम्न दीक्षित है, शिवकांत सागर जी है। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ प्रतिदिन लाइव आया कीजिए। और हमारे साथ शैलेंद्र मौर्य जी भी हैं जो कि एमपी से जुड़ते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और आपके जितने भी जानने वाले व्यक्ति हैं जो टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को हमारे चैनल के साथ जोड़े। तो आइए हम लोग, हमारा जो संज्ञा प्रकरण चल रहा था, संज्ञा प्रकरण में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल की कक्षा में हम लोगों ने हमारी जो अंतिम संज्ञा थी भू संज्ञा, वहां तक अध्ययन कर लिया था। और भू संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र था दा ध्वप, उसमें बताया गया था कि जो दाप धातु होती है उसको छोड़ करके दा और धा धातुओं की क्या हो जाती है, भू संज्ञा हो जाती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारी अगली संज्ञा है उसकी ओर चलते हैं। तो अगली जो हमारी संज्ञा है वह हमारी संज्ञा है नदी संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? नदी संज्ञा। अब नदी संज्ञा किसकी होती है और नदी संज्ञा कौन करता है? सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है। तो आप लोग कमेंट करके चला कीजिए। जैसे कि हमारे साथ जो पूनम कुंज भावी शिक्षिका जी जुड़ती हैं, मैंने देखा है, मैं जब भी यहाँ किसी भी संज्ञा का नाम लेती हूँ तो वो संज्ञा सूत्र को तुरंत ही वहां पर लिखकर कमेंट करती हैं। तो आप लोग भी सभी जो भी सूत्र हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सभी सूत्रों को कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को याद ना हो, किंतु आप देखने के बाद भी यदि कमेंट करेंगे तो आपको लिखने से, उन सूत्रों को बोलने से और लिखने से वह सभी सूत्र याद हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग जो सूत्र होते हैं, संज्ञा सूत्र होते हैं, उनको कमेंट किया कीजिए। चलिए, तो हमारा जैसा कि नदी संज्ञा की बात चल रही थी कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है। तो नदी संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र होता है वो होता है युस्त्रयाख्यो नदी। ठीक है, युस्त्रयाख्यो नदी जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा नदी संज्ञा की जाती है। अर्थात यह जो हमारा सूत्र है युस्त्रयाख्यो नदी, यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? तो नदी संज्ञा करता है। ठीक है, परीक्षा में दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो युस्त्रयाख्यो नदी, और नदी नहीं दिया गया होगा वहां पे, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जो पीछे संज्ञा वाला या जो उत्तर को बताने वाला या संकेत करने वाला जो चिन्ह होता है वह छुपा दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि युस्त्रयाख्य सूत्र के द्वारा कौन सी संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे दो प्रश्न बन जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ जो हमारा शब्द लिखा हुआ है कि युस्त्रयाख्यो नदी, यह सूत्र किसकी संज्ञा, अर्थात किन शब्दों की नदी संज्ञा करता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है यू। ठीक है, और जब इस यू शब्द को हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, भिन्न भिन्न करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसका हो जाएगा, जैसे या किसके स्थान पर आदेशित होता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हम अपना हमारी यड़ संधि होती है उसको देखते हैं। तो या किसके स्थान पर आदेशित होता है, ई के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया ई, और यहाँ पीछे क्या है, यू। यू में क्या जुड़ा हुआ है, ओ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऊ। ठीक,
तो यहाँ हमारे कौन कौन से शब्द निकल के आए, तो हमारे यहाँ पर दो शब्द निकल कर आए हैं, एक ई और एक ऊ। हम इसको ह्रस्व भी लिख सकते हैं और दीर्घ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई के स्थान पर या आदेशित होता है तो आप उसको चाहे ह्रस्व लिख लीजिए चाहे दीर्घ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और चलिए हम इसको ह्रस्व ही किए देते हैं, यहाँ ह्रस्व ही, ठीक है। ई के स्थान पर या आदेशित हुआ और या में ऊ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा ई और ऊ, अर्थात इकारांत और उकारांत जो शब्द होते हैं, और यहाँ जैसे लिखा हुआ स्त्रयाख्यो, स्त्रयाख्यो से तात्पर्य है कि जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, क्या चीज, जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, अर्थात नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वह, ठीक। अब यहाँ अर्थ देखते हैं, तो यहाँ यह जो हमारा सूत्र है वो क्या बता रहा है कि इकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों की क्या होती है, नदी संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा कि इकारांत और उकारांत नित्य, नित्य तात्पर्य सदैव हमेशा, ठीक है, इन शब्दों की, और वो भी कैसे, जो नित्य ही सदैव ही स्त्रीलिंग में रहते हैं, अर्थात स्त्रीलिंगवाची होते हैं, ऐसे इकारांत और उकारांत वाले शब्दों की नदी संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। उदाहरण देख लेते हैं, तो इसके उदाहरणों की यदि हम बात करें तो जैसे हमारा शब्द आता है नदी, ठीक, गौरी, और उकारांत की बात करें तो यहाँ आ जाता है हमारे जैसे वधु, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं कि नदी, गौरी और वधु, यह क्या है, यह देखिए आप इकारांत है और यहाँ उकारांत है, और ये शब्द जो हमारे लिखे हुए हैं ये कैसे हैं, ये नित्य ही स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो नित्य स्त्रीलिंगवाची होने से इन शब्दों की क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा हो जाएगी। स्पष्ट हो गया, कुछ कठिन नहीं है ज्यादा, तो आप लोगों को एक बार में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली संज्ञा की ओर। अगली संज्ञा कौन सी है, अगली संज्ञा है हमारी घी संज्ञा, ठीक है। अगली जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, अगली संज्ञा हमारी घी संज्ञा। अब घी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह कौन सा होता है, तो वह हमारा होता है शेषो घ्यसखी, शेषो घ्यसखी, ठीक है। अब यह जो हमारा सूत्र है वह क्या कह रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जो हमारा नदी संज्ञा करने वाला सूत्र था उसका अध्ययन किया और उसमें जाना कि जो नदी संज्ञा थी वो किसकी हो रही थी, तो इकारांत और उकारांत शब्द जो सदैव नित्य स्त्रीलिंगवाची होते हैं ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा हो रही थी। अब यह जो हमारा घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घ्यसखी, यह सूत्र क्या कहता है, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है सखी, ठीक है। तो सखी जो शब्द है, ठीक है, सखी शब्द में जो ई आप देख रहे हैं यहाँ ई क्या है, ई ह्रस्व है, तो इस ह्रस्व ई की कौन सी संज्ञा हो जाएगी। अब जब ह्रस्व ई की बात की गई तो यहाँ हमारी नदी संज्ञा होनी चाहिए थी, ठीक है, किंतु ह्रस्व ई होने के कारण यहाँ कह रही हैं कि ह्रस्व ई अर्थात सखी शब्द में ह्रस्व ई शब्द से क्या हो जाएगी, इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, अर्थात सखी शब्द में ह्रस्व ई शब्द आने से इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा कि शेषो, शेष क्या, कि जो शेष बचे हुए हैं क्या, इकारांत और उकारांत जो शेष बचे हुए हैं किससे, नदी संज्ञा से, ठीक है। जो शेष शब्द रह गए हैं किंतु किससे शेष, जिन इकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा नहीं होती है उससे बचे हुए शेष शब्दों की, और कैसे शेष शब्दों की, तो इकारांत और उकारांत शेष शब्दों की क्या हो जाएगी, घी, यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है घी, तो की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, घी धन असखी, यही निकल के आएगा, ठीक है। तो असखी तात्पर्य कि जो असखी है तात्पर्य जो सखी वाले शब्द हैं उनकी भी क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा नहीं होगी। तो ऐसे नदी से अर्थात सखी संज्ञा वाले शब्द और जो इकारांत और उकारांत वाले जो शब्द हैं जो जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती है ऐसे शब्दों की शेषो घ्यसखी शब्द से क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे हमारा शब्द होता है हरि, ठीक है। अब हरि में आपने देखा यहाँ पर भी ई है, ठीक। इस हरि में क्या है, ई है। यह हरि जो है वो भी इकारांत है, तो यहाँ इकारांत है किंतु कैसा है, ह्रस्व इकारांत है। और इसकी जो है, क्योंकि ये नित्य सदैव कैसा नहीं है, स्त्रीलिंगवाची नहीं है। और नदी संज्ञा किसकी होती है, जो इकारांत भी हो उकारांत भी हो किंतु सदैव ही स्त्रीलिंगवाची हो, उन्हीं की नदी संज्ञा होती है। तो यहाँ जो हरि शब्द है यह स्त्रीलिंगवाची भी नहीं है और यह इकारांत यानी ह्रस्व ई वाला है, ठीक। तो इस कारण से शेषोभ्या सखी सूत्र से इस हरि की क्या हो जाएगी, धी संज्ञा हो जाएगी, ठीक। इसके साथ साथ ही जो हमारे शब्द होते हैं, भानु है जैसे कि वारी है, ठीक। ऐसे ही मधु शब्द है जो है मधु, ठीक है। तो इन सब की क्या हो जाएगी, इन सब की नदी संज्ञा नहीं होगी, इन सब की धी संज्ञा होगी। स्पष्ट हो गया होगा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है इसमें, केवल इतना ही याद रखिए कि घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो शेषोभ्या सखी सूत्र से घी संज्ञा होती है। किसकी होती है, तो जो सखी शब्द में ह्रस्व ई आई है, इस कारण इसकी नदी संज्ञा ना हो करके क्या हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाती है। तो घी संज्ञा किसकी होती है, तो इकारांत और उकारांत जो स्त्रीलिंगवाची शब्द नहीं होते हैं, स्त्रीलिंगवाची शब्दों से शेष बचे हुए जो शब्द होते हैं उनकी ही घी संज्ञा हो जाती है। जैसे कि हरि, भानु, वारी, मधु, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली संज्ञा की ओर। अगली संज्ञा हम देखते हैं फटाफट से। जो हमारी अगली संज्ञा है वह है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा, अब लोप संज्ञा जो है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है। सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो मैं बोल रही हूँ, इनमें से आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः, या फिर हलंत्यम इत्यादि, या फिर सभी, ठीक है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा हो सकता है, तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः, हलंत्यम या फिर सभी, ठीक। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा जो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है वह क्या है। लोप संज्ञा करने वाला हमारा जो सूत्र होता है वह होता है अदर्शनम लोपः, ठीक है। अदर्शनम लोपः सूत्र के द्वारा लोप संज्ञा की जाती है, ठीक। या अदर्शनम लोपः शब्द सूत्र से क्या हो जाती है, लोप संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब अदर्शनम लोपः से जो लोप संज्ञा है वह किसकी होगी, तो जैसा कि हम लोग जब प्रत्ययों का विधान करते हैं, ठीक है, जब हम प्रत्यय इत्यादि पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हम किसी धातु के साथ कोई प्रत्यय का विधान करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। तो जब हम प्रत्ययों का विधान करते हैं और प्रत्ययों के विधान में जो प्रत्यय होते हैं जैसे वे मूल रूप में होते हैं वैसे वे अपने वास्तविक या मूल रूप में नहीं रह पाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम जैसे कि यत प्रत्यय की बात करते हैं तो यत प्रत्यय में जो ता शब्द होता है उसका लोप हो जाता है, क्या बचता है, या शेष बचता है, ठीक है। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय में भी रा का लोप हो जाता है, अनीय बचता है। इसी प्रकार से अन्य भी जो प्रत्यय हैं जैसे कि अड़ प्रत्यय होते हैं इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं, जब भी हम किसी धातु के साथ किसी प्रत्यय का विधान करते हैं तो प्रत्ययों के विधान के समय जो प्रत्यय होते हैं वह अपने स्थान से लुक जाते हैं, छिप जाते हैं, अर्थात किसी नई वस्तु को वहां पर आदेशित करते हैं। जैसे कि बात करें हम ढक प्रत्यय की, तो ढक प्रत्यय में क्या शेष बचता है, ए रह जाता है। तो ढक में जब देखा जाए तो ढक का कोई रूप ए नहीं होता है किंतु यहाँ ए हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्ययों का अपने स्थान में न रहना, अपने मूल रूप में न रहना, यही क्या हो जाता है, यही लोप संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। पुनः देख लीजिए कि प्रत्यय इत्यादि का अपने स्थान पर न रहना, उनका छिप जाना, उनका लुक जाना, ये क्या कहलाती है, लोप संज्ञा कहलाती है। और लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो अदर्शनम लोपः सूत्र से लोप संज्ञा होती है। स्पष्ट है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं। अगली है हमारी
गति संज्ञा। ठीक है, गति संज्ञा अगली है। और गति संज्ञा करने वाला यदि हम सूत्र की बात करें तो गति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो गति संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र होता है वह होता है गतिश्च। ठीक है, गतिश्च सूत्र के द्वारा गति संज्ञा की जाती है। अब इसी के साथ जो इसकी वृत्ति है वह भी लिख देते हैं, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है यहाँ गतिश्च सूत्र से न पकड़ पाए तो इसकी जो वृत्ति है उससे पकड़ लें, तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। प्रादयः क्रियायोगे, प्रादयः क्रियायोगे गति संज्ञा शिव। क्या हो जाएगा? गति संज्ञा शिव। ठीक है, यहाँ संज्ञा पर भी विसर्ग है। ठीक है, प्रादयः क्रियायोगी गति संज्ञा शिव। तो आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि केवल इतना लिख देते हैं प्रादयः क्रियायोगी। ठीक है, आगे का नहीं लिखा होगा। और यदि आप बात करें कि यह सूत्र है तो यह हमारा जो सूत्र अर्थात गति संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा प्रादयः क्रियायोगी नहीं होता है, यह इसकी वृत्ति होती है। सूत्र कौन सा होता है गति संज्ञा करने वाला? तो जो सूत्र है वह होता है गतिश्च, अर्थात गतिश्च सूत्र के द्वारा गति संज्ञा होती है। स्पष्ट है? ठीक है, यह इसकी वृत्ति है। अब वृत्ति का तात्पर्य क्या होता है? जो उसकी परिभाषा होती है, संस्कृत में परिभाषा जो होती है वह वृत्ति होती है। और वृत्तिकार कौन है? तो भट्टोजी दीक्षित जो हमारे हैं, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, तो सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित वृत्तिकार हैं, उन्होंने ही वृत्तियों को लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने जान लिया कि यह इसकी वृत्ति है। किंतु अगर सूत्र की बात करते हैं कि गति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो गति संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा गतिश्च होता है। अब देखते हैं कि गति संज्ञा किसकी होती है। तो जैसा कि यहाँ वृत्ति लिखी है, वृत्ति जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि वृत्ति माने परिभाषा। ठीक है, तो इसमें लिखा हो प्रादयः। प्रादयः अर्थात प्र आदि, जो प्र आदि होते हैं। प्र आदि क्या? जो शब्दों के आगे जोड़े जाने वाले उपसर्ग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्र आदि। प्र आदि से तात्पर्य जो उपसर्गों का प्रथम उपसर्ग है, जो कि अपने उपसर्गों की क्या करता है? नेतृत्व करता है। जैसे कि हम प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार में जिस प्रथम वर्ण को हम प्रत्याहार में जोड़ते हैं वही क्या करता है? अपने प्रत्याहारों के वर्णों का नेतृत्व करता है। जैसे अड़ प्रत्याहार में आ हम लेते हैं प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो ये आ क्या है? असंपूर्ण प्रत्याहार तो नहीं है, किंतु वह क्या कर रहा है कि अपने समूह में आने वाले सभी वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ जो प्र आदि हमने बोला है, तो प्र सबसे प्रथम उपसर्ग है। जैसे प्रपरा, अपसम इत्यादि जो हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, तो उन 22 उपसर्गों का नेतृत्व करने वाला जो प्रथम उपसर्ग है वह कौन सा है? प्र। इसीलिए इसको प्र आदि बोलते हैं। ठीक है, तो प्र आदि जो होते हैं, क्या प्र आदि जो उपसर्ग होते हैं, जब वह क्रिया के योग में जुड़ जाते हैं। अब चलिए यहाँ एक संज्ञा और है हमारी, उसको भी हम क्लियर करते चल रहे हैं, क्योंकि इस संज्ञा के साथ उस संज्ञा का थोड़ा सा योग है, मिलान है, मतलब एक जैसी है। ठीक है, तो उसको भी ले लेते हैं यहाँ पर। वह कौन सी है? उपसर्ग संज्ञा। ठीक है, और उपसर्ग संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वह होता है उपसर्गा क्रिया योगी। ठीक है, उपसर्गा क्रिया योगी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी क्रिया योगी लिखा है, यहाँ पर भी क्रिया योगी लिखा है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कुछ समानता है। ठीक है, अब उपसर्ग में, उपसर्ग भी मैंने बता दिया कि क्या होते हैं, कि जो प्र आदि होते हैं यही हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, किंतु ये इनकी उपसर्ग संज्ञा कब होती है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? सूत्र को, कि उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो उपसर्गा क्रिया योगी सूत्र के द्वारा उपसर्ग संज्ञा होती है। अब किसकी उपसर्ग संज्ञा होती है? तो जो प्र आदि 22 उपसर्ग हैं, ऐसे 22 उपसर्ग, यानी कि तात्पर्य उपसर्ग नहीं, हम केवल प्र आदि बोलते हैं, कि प्र आदि जो शब्द होते हैं जब वह क्रिया के योग में हो, अर्थात क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं, तब इन प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट?
जो प्र आदि हमारे होते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अव, निस, निर, दुर इत्यादि जो हमारे 22 उपसर्ग कहे जाते हैं, यह शब्द जब क्रियाओं के योग अर्थात क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं तब इन प्र आदि की ही क्या हो जाती है, उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट है? ठीक है। अब जब उपसर्ग संज्ञा हम लोगों ने क्लियर कर ली तो अब ऊपर वाली संज्ञा पर चलते हैं, जो गतिष्ठ संज्ञा अर्थात गति संज्ञा है, जो कि क्लियर नहीं हो पाई थी। तो अब इसको देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा प्रादेह क्रिया योगी गति संज्ञा स्यु, अर्थात प्र आदि क्रिया के योग में होने पर गतिष्ठ सूत्र से उनकी गति संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यह तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसको समझ लेते हैं। उपसर्ग संज्ञा आप सभी की क्लियर हो गई होगी, तो चलिए इसको हटा देते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि प्र आदि कौन, जो 22 प्र, परा, अप, सम, अव, निस, निर, दुस, दुर इत्यादि जो हमारे 22 शब्द हैं, जो धातुओं या शब्दों के आगे, उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो शब्दों या धातुओं के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो पीछे जुड़ते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग आप सभी लोग जानते होंगे और उपसर्गों की हम लोगों ने अभी व्याख्या भी कर ली कि उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है, जब क्रिया के योग में शब्द जोड़े जाते हैं, कौन से, प्र आदि शब्द जुड़ जाते हैं, तब उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो प्र आदि है क्रिया के योग में है और जिनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, ठीक है, तो जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है ऐसे उपसर्ग संज्ञा वाले शब्दों की ही गतिष्ठ सूत्र से क्या हो जाती है, गति संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जब तक केवल क्रिया के योग में रहेंगे तब तक उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, किंतु जब वह उपसर्ग बन जाते हैं तब क्या होता है, तब हम गतिष्ठ सूत्र से अर्थात गतिष्ठ सूत्र को लगा करके उनकी गति संज्ञा कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो उपसर्ग संज्ञा कब तक होगी, जब हम उनको क्रिया के योग में किसको, प्र आदि को जब हम क्रिया के योग में बनाते हैं या जोड़ते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, और जब उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है तब उसको गतिष्ठ सूत्र से उसकी क्या की जाती है, गति संज्ञा की जाती है। ठीक है, तो गति संज्ञा तभी होगी जब उनकी उपसर्ग संज्ञा हो चुकी हो। स्पष्ट हो गया होगा और दोनों ही सूत्र हमारे क्लियर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली संज्ञा की ओर। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताते रहिए कि कक्षा आप सभी को कैसी लग रही है। साथ ही साथ मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगी कि आप लोग प्रतिदिन लाइव आया कीजिए, पूरी कक्षा को देखा कीजिए, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में हमारे जितने भी प्रश्न चल रहे हैं, चाहे वो संज्ञाएं हो, जैसा कि हम लोगों ने पहले माहेश्वर सूत्र, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान इत्यादि सभी कक्षाओं को नियमित रूप से चलाया है। तो इन सभी कक्षाओं में जितने भी प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की है, जो सूत्रों पर चर्चा की है, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी टॉपिक जो हमारे रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, टेट की कर रहे हो, सुपर टेट की कर रहे हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये व्याकरण के हमारे जितने भी टॉपिक चल रहे हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग प्रतिदिन कक्षा के साथ लाइव जुड़े और अपने प्रश्न, आपके जो भी प्रश्न हो, जैसा कि हम लोगों से कल की कक्षा में हमसे कामिनी जी ने प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया था, और अभिलाषा जी हमारे साथ जुड़ती हैं, अभिलाषा तिवारी जी, उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा चुका है। तो आप सभी लोग, आपके जो भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं और उन प्रश्नों का समाधान आपको अगली कक्षा में अवश्य ही मिल जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन कक्षा के साथ लाइव जुड़े और समय से उपस्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो संज्ञा है हमारी वह है अप्रक्त संज्ञा। ठीक है, अगली जो हमारी संज्ञा है वह हमारी संज्ञा होती है अप्रक्त संज्ञा। अब अप्रक्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि जो भी हम संज्ञा कर रहे हैं उस संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा है। तो अप्रक्त संज्ञा को करने वाला जो हमारा सूत्र है वह होता है अप्रक्त एकाल
प्रत्यय, ठीक है। अप्रत्यय एकाल प्रत्यय, यह जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा ही अप्रत्यय संज्ञा होती है, ठीक। अब यह सूत्र किसकी अप्रत्यय संज्ञा करता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। सूत्र पता चल गया कि अप्रत्यय एकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा अप्रत्यय संज्ञा होती है। अब किसकी होती है, तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ हमारा एकाल, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अर्थ को जानने के लिए इसको पहले भिन्न भिन्न करेंगे, अर्थात संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल आएगा, एक अल, ठीक। एक अल, अल से तात्पर्य आप सभी जानते हैं, अल में क्या आ जाता है, अल में हमारे स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं, क्योंकि अल प्रत्याहार जो हमारा है, इसमें माहेश्वर सूत्रों के अर्थात संस्कृत की वर्णमाला की यदि हम बात करते हैं, तो इस अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है, क्योंकि अ ई ऊणा अर्थात माहेश्वर सूत्र के प्रथम जो सूत्र होता है अ, वहां से लेकर के जो 14वां सूत्र है हल, उसके ला तक अर्थात आ ई ऊणा के अ से लेकर हल के ला तक संपूर्ण वर्ण जिस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वह होता है हमारा अल। इस प्रत्याहार जितने वर्ण अर्थात इससे अधिक वर्ण किसी भी प्रत्यय के अंतर्गत आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे माहेश्वर सूत्रों के संपूर्ण जितने भी वर्ण हैं वह सभी इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे स्वर वर्ण भी होते हैं और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक अल अर्थात एक वर्ण वाला जो प्रत्यय है अर्थात जो प्रत्यय होगा उसकी क्या हो जाएगी, अप्रत्यय संज्ञा हो जाएगी। स्पष्ट है कि एक अल से तात्पर्य कि एक वर्ण वाला, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन। ऐसा नहीं है कि स्वर होना चाहिए या व्यंजन, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर या तो अच बोलते या फिर हल बोलते, ठीक है। किंतु इन्होंने क्या बोला है, अल बोला है, तो अल से तात्पर्य चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, कोई भी हो, किंतु कैसा हो, एक हो, कि एक अल वाले प्रत्ययों की क्या हो जाती है, अप्रत्यय संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो उदाहरण है, जैसे कि हम जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्ययों में जैसा कि जो सु और जैसे इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं, तो जैसे कि हम सुप्रत्यय की बात करते हैं, तो सुप्रत्यय का जब हम विधान करते हैं रामा इत्यादि किसी भी शब्द के साथ में, तो क्या होता है, इस का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद क्या बचता है, केवल श बचता है, ठीक है। जब श बचता है तो इस स में क्या है, केवल एक अल है, ठीक है। ना तो इसमें व्यंजन है और ना तो इसमें स्वर है। अगर स्वर यानी कि इस प्रकार से होता तो इसमें एक अल नहीं थे, दो अल थे, ठीक है। किंतु जब इसमें उ का लोप हो जाएगा तब क्या बचता है, तब यहाँ केवल एक अल बचता है, और इस एक अल की ही क्या हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रत्यय क्या है, यह प्रत्यय है, और कैसा है, एकाल प्रत्यय है, अर्थात एक अल प्रत्यय है। तो ऐसे एक अल वाले प्रत्ययों की क्या हो जाती है, अप्रत्यय संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, अप्रत्यय संज्ञा, ठीक है। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एक और देख लेते हैं, जैसे हम तिङंत की बात करते हैं, तो तिप तस झी जो हमारे होते हैं, ठीक है। तो तिप में टी में भी क्या होता है, ती में भी ई का लोप करके तब क्या बचता है, त बचता है, ठीक है। तो जैसे कि सु का सा, ती का ता, तो यहाँ जो प्रत्यय हमारे बचे हुए हैं, इन प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो इन सभी प्रत्ययों की अप्रत्यय संज्ञा हो जाएगी। स्पष्ट है, चलिए अब हमारी जो आज की कक्षा की अंतिम संज्ञा रह गई है, अर्थात चाहे संज्ञाओं की ही बात करें, जो अंतिम हमारी संज्ञा है उसका भी अध्ययन आज ही समाप्त कर देते हैं। तो आज की कक्षा में हमारा जो संज्ञा प्रकरण है वह समाप्त हो जाएगा। तो अंतिम जो संज्ञा है वह है हमारी भ संज्ञा, ठीक है। भ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो वो होता है यचि भम, ठीक। यचि भम सूत्र के द्वारा भ संज्ञा होती है। अब किसकी होती है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ य, तो य से तात्पर्य हो गया हमारा यकार, ठीक है, यकार। और यकार के अतिरिक्त क्या है, जो स्वर आदि होते हैं, स्वर आदि होते हैं, इन स्वर आदि और या इत्यादि जो अर्थात यकार आदि तथा स्वर आदि जो प्रत्ययों के जुड़ने पर
जो यकार आदि या स्वर आदि जो प्रत्यय होते हैं उनके जुड़ने पर जो शब्द बनते हैं, ठीक है, जो शब्द निष्पन्न होते हैं, इसके यकार आदि और स्वर आदि जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनके जुड़ने से जो भी शब्द बनते हैं उनकी पद संज्ञा नहीं होती है। क्योंकि हम लोगों ने पद संज्ञा के विषय में चर्चा की थी कि सुप तिङंत पदम, अर्थात जो सुबंत और क्या जो सुप होते हैं और तिंग होते हैं उनकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। अर्थात सुबंत होते हैं जो सुपों से अंत होने वाले होते हैं और जो तिंगों से अंत होने वाले होते हैं उनकी पद संज्ञा हो जाती है। किंतु यह जो हमारा सूत्र है ये क्या कहता है कि जिसमें यकार वाले प्रत्यय जुड़ते हैं और स्वरादि जो प्रत्यय होते हैं वह जिसके साथ जुड़ जाते हैं उनकी पद संज्ञा नहीं होगी। उसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो उसकी भ संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोगों ने हमारे जितने भी संज्ञा प्रकरण थे, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आने वाले जितने भी संज्ञाएं थी सभी संज्ञाओं का अध्ययन आज समाप्त कर लिया है। तो कल की कक्षा में हम लोग वाच्य परिवर्तन को लेकर आएंगे और 2 या 3 कक्षाओं में हम लोग वाच्य परिवर्तन का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, जैसा कि हमारे साथ जुड़ने वाले शशिधर मिश्रा जी जो हैं उन्होंने कमेंट करके बोला था कि मैम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कीजिए। तो जैसा कि LT पाठ्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने किरातार्जुनीय जो हमारा ग्रंथ था उस किरातार्जुनीय महाकाव्य का संपूर्ण अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो गीता का द्वितीय अंक जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका अध्ययन भी हम लोग कर चुके हैं और तीसरा ग्रंथ जो हमारा नीति शतकम था उस नीति शतकम ग्रंथ का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो हमारा चौथा ग्रंथ जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम वाच्य परिवर्तन वाली कक्षा के बाद आरंभ कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कक्षा आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों के आसपास में जितने भी छात्र टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं या जो भी आपके मित्र हो जो TGT PGT LT की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए। तो आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।